हेलो गाइस। मैं लिपिका आज आपका एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्लास 10th के बच्चों के लिए, पर हाँ, बाकी लोग भी देख सकते हैं जिनको मेरी आवाज़ पसंद है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर का कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम हर एक एलिमेंट को जो कि सेम प्रॉपर्टी वाले हैं उनको एक जगह रखना, जो दूसरे प्रॉपर्टी वाले हैं उनको दूसरी जगह रखना। इसको हम बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हम घरों में जो अनाज है, दाल चावल एक सेक्शन में रखते हैं, साबुन ऑयल जितने भी बाथरूम प्रोडक्ट्स हैं एक तरफ रखते हैं, बाकी जितने हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि जब हम ढूंढें या हम कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें वो तुरंत मिल सके। वैसे ही हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जिनकी सेम टाइप की प्रॉपर्टी होती है अगर हम उसको एक ग्रुप में रखें तो हमें ये आसानी होगा पढ़ने में कि हाँ, ये एलिमेंट इस ग्रुप में ये प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, सेम मैंने अभी आपको बता दिया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की किसी भी चीज़ के लिए। एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री है तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अपने थ्रू आउट और डेली लाइफ में भी हमें क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम हमारे घरों में सेक्शंस बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ रहेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ रहेगा। किचन्स में भी वैसे ही होता है, यह हर जगह पे एप्लीकेबल है क्लासिफिकेशन। तो हमारे जो अलग-अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्राई किया कि हम कैसे-कैसे ग्रुप्स फॉर्म करके एलिमेंट्स को ग्रुप में डालें। तो सबसे पहला डॉबेनियर ट्रायड्स, जॉन डॉबेनियर ने स्टार्ट किया सबसे पहला ग्रुपिंग करना। तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या ग्रुप किया कि उन्होंने हर एक एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उनका एक ट्रायड्स था इसलिए उनको डॉबेनियर ट्रायड्स बोला जाता है उनके कंट्रीब्यूशन को। तो वो क्या होते हैं, वो 3 एलिमेंट्स को एक ट्रायड में सेटल डाउन किए हैं और उनके हिसाब से क्या होता है कि ये जो है, ये जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इनका क्या होता है कि एटॉमिक मास का, लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक मास का जो एवरेज निकलता है वो सोडियम का एटॉमिक मास होगा। सेम उन्होंने वैसे ही किया है इनके साथ भी कि जो फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज है वो सेकंड पोज करेगा। बट आप ये पढ़ लीजिए, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि हमने सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स को स्टडी कर पाए एट अ टाइम, सिर्फ 3 एलिमेंट्स। पर हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बट जो हमारे ये साइंटिस्ट हैं ये इसलिए ही 3 एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट किए क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे एलिमेंट्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। पर इसमें क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई कि चलो ठीक है, इसमें तो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज एटॉमिक मास सोडियम पोज कर रहा है, बट ऐसे बहुत सारी जगह हुआ जहाँ पे ये चीज नहीं हुई, एप्लीकेबल नहीं हुई। तो वहां पे हम कैसे करेंगे? तो वहां पे उस जगह पे डॉबेनियर का जो ट्रायड है वो फेल हो गया। देन उसके बाद न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड ने एक नया थ्योरी दिया। तो उनकी थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसमें क्या था, अच्छा, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो इसे ये समझ में आता है कि इन्होंने, जैसे डॉबेनियर ने 3 एलिमेंट को एक साथ रखा, ये क्या कर रहे हैं, 8 एलिमेंट्स को एक साथ रख रहे हैं। तो लिथियम were found to be the same sodium as the 8th element after lithium। बोल रहा है इनके हिसाब से क्या बोल रहा है वो कि हर एक 8th एलिमेंट वो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके जैसा शो करेगा। जैसे अगर हम सबसे पहले रखते हैं लिथियम, उसके बाद का जो उस लिथियम का जो 8th एलिमेंट है वो किसके जैसा शो करेगा, लिथियम के जैसा। वो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब जो हर 8th एलिमेंट फर्स्ट का जो एलिमेंट है उस हिसाब से प्रॉपर्टी शो करेगा। इसलिए ही लिखा गया है ना, सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। तो सोडियम और लिथियम का सेम होगा प्रॉपर्टी। ये देखिए,
सबसे पहले क्या है ना, ये जो नोट ऑफ म्यूजिक का मतलब है कि जो न्यूलैंड है उन्होंने म्यूजिक के हिसाब से 8 ग्रुप बनाए थे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये 8 साउंड्स हो गए। उस हिसाब से उन्होंने सबको 8 में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैसे 8 है, जैसे ये हाइड्रोजन से लिथियम, ये पूरा ऑक्सीजन। उसके बाद जो ये जो फ्लोरीन है ना, वो हाइड्रोजन के जैसा फॉर्म प्रॉपर्टी शो करेगा। सेम ऐसे ही फिर सोडियम से स्टार्ट अगर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन के जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उनका डोबिनिया ट्राइड से थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल था समझने में कि हाँ, जो 8th प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। तो न्यूलैंड के भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के डिमेरिट्स थे। उनमें डिमेरिट्स क्या था, उन्होंने जो आने वाले जो एलिमेंट्स का जो इन्वेंशन है उसके लिए कुछ सोचा नहीं था, और उनके लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। और दूसरी बात, उन्होंने क्या किया था, 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, उन्होंने 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में डाल दिया था। पर हम जरूरी नहीं है ना कि 2 एलिमेंट्स को हम एक ही जगह पे डालें, हर एक एलिमेंट की एक जगह होती है। जैसे एक बच्चा एक ही सीट में बैठ सकता है, 2 बच्चों को अगर एक ही सीट में बैठा दो, तो उन्होंने क्या किया था, 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में डाल दिया था। तो ये बहुत मतलब मेजर डिमेरिट था उनके थ्योरी का। तो कंपैरिजन, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। डोबेनियर का 3 एलिमेंट अरेंज किए, इन्होंने 8 एलिमेंट अरेंज किए। डोबेनियर एटॉमिक मास पे काम कर रहे थे, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी पे, मास प्रॉपर्टीज पे वर्क कर रहे थे। मतलब डोबेनियर ट्राइड जिनका एटॉमिक मास का एवरेज है उसको बीच में रख रहे थे, वो सिर्फ एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे थे, बाकी उनकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई काम नहीं किया उन्होंने। पर जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो उनकी प्रॉपर्टी पे काम किया कि हाँ, जो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। वो एटॉमिक मास पे ज्यादा काम नहीं किए। और इन्होंने तो सिर्फ डॉबिनियर ने तो सिर्फ थ्री एलिमेंट्स का ही ग्रुप बनाया, और इन्होंने 56 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का ग्रुप बनाया था, 8 करके 56। उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव है ना, वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डॉबिनियर ट्राइड से ज्यादा बेनिफिशियल थ्योरी दी है उन्होंने। उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया। उन्होंने 63 एलिमेंट्स, जो न्यूलैंड थे वो 56 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किए थे, और जो मेंडलीव है वो 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए। और उन्होंने, हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ा। उन्होंने सोचा कि हर एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके सारे ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिले जुले होंगे। तो इसलिए उन्होंने हर एक चीज प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस बना के अपनी स्टडी पूरी की। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स का ही इन्वेंशन हुआ था। तो उन्होंने जैसे जैसे एटॉमिक मास के हिसाब से अच्छे से उन्होंने कर दिया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखिए अभी के में हम नियॉन पढ़ते हैं, उस टाइम पे नियॉन नोबल गैसेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे कहीं भी नोबल गैसेस नहीं है। नोबल गैसेस के लिए जगह छोड़ी गई है। यही सबसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जो नहीं थे, मतलब 63 के बाद भी उनको लगा कि नहीं इन्वेंशन हो सकता है, तो उन्होंने जगह भी छोड़ी, बहुत सारे स्लॉट्स छोड़े थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स वही थे कि लेफ्ट सम गैप्स, उन्होंने गैप्स छोड़े थे कि हाँ, अगर कोई भी नया एलिमेंट इन्वेंट होता है तो हम उसको इस स्लॉट में डाल सकते हैं, तो उन्होंने जगह छोड़ी थी। ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने, जैसे कोई एलिमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ है, तो उसकी जगह में उन्होंने एक, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में एक, उसको डेरिवेटिव जैसा यूज किया। जैसे एल्यूमिनियम इन द सेम ग्रुप, एक का बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, इसका इसके साथ पता चलता है कि हाँ, जो है बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है, इसके डेरिवेटिव्स आगे फॉर्म हो सकते हैं। और इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज
मेंडलीव का ये था कि उन्होंने हाइड्रोजन की कोई फिक्स प्लेस नहीं बनाई थी। उनको लगता था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो शिफ्ट होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। अदरवाइज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते आज तक, हम कुछ और पढ़ते ही नहीं। बट इस डिसएडवांटेज की वजह से हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को फॉलो नहीं करते हैं। अब आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम एटॉमिक नंबर को Z से शो करते थे, और ये एटॉमिक नंबर पे काम किया। उनको लगता था कि अगर छोटा एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का है मतलब वो छोटा है साइज में, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उसका साइज बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हम उसकी जगह डिसाइड कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि वो कितना रिएक्टिव है, कितना मेटेलिक है, कितना नॉन मेटेलिक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आज हम पढ़ते हैं। ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। ये एस डी पी एफ ब्लॉक क्या होता है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। अभी आपका सिलेबस में बस इतना ही है, ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का जगह है। नोबल गैस, अच्छा नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं नोबल गैसेस? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो लास्ट ऑक्टेट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 8 18 32, तो उनका हर एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है। उनको किसी के साथ कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो स्टेबल होते हैं, इसलिए नोबल गैसेस का 18th ग्रुप में रखा गया है। The modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal known as periods। इसलिए groups and periods के हिसाब से हम जानते हैं कि ये कौन से पीरियड में है, ये कौन से ग्रुप में है। इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि कितना ज्यादा मेटेलिक है, कि नॉन मेटेलिक है, कि मेटेलॉइड है, कि नोबल गैसेस है। इससे पता चलता है हमें। ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का मतलब है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या क्या जान सकते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमें क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? डिटरमिन नंबर वैलेंस प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। हमारे पास 4 शेल होते हैं, KLMN। उसमें शेल्स में जो लास्ट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, वो हमारे वैलेंसी होता है कि हाँ इतनी वैलेंसी है। उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। एटॉमिक साइज वैसे ही, अगर छोटा एटॉमिक नंबर है तो वो कम एटॉमिक मतलब साइज में छोटा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो हमारी एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे वैसे वैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर, ग्रुप में जाएंगे तो बढ़ेगा, पीरियड्स में जाएंगे तो घटेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट वाइस वर्सा है। मेटेलिक कैरेक्टर तो मैंने आपको बताया है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी होगी तो आई बटन में आप क्लिक करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेरा मेरा एक अलग से एक वीडियो है, आप जाके एकदम थॉरोली पढ़ सकते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। रिव्यू ऑफ चैप्टर, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि क्या हमने पढ़ा। देखिए, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। डॉबर्नियर का जो ग्रुप है उन्होंने 3 एलिमेंट्स पे काम किया है, वो भी एटॉमिक मास के बेसिस पे। और न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स पे काम किया है, वो भी उनके प्रॉपर्टीज पे काम किया। और मेंडलीव ने उनको अच्छे से जमा दिया उनके एटॉमिक मास के हिसाब से। जो जितना छोटा है वो पहले आएगा, उसके बाद जो बड़ा है वो बाद में आएगा। पर मेंडलीव का एक डिसएडवांटेज ये है कि उन्होंने हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं की। हाँ, मोस्टली मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने 63 एलिमेंट्स का जगह बनाया, और उसके बाद उन्होंने स्लॉट्स भी खाली किया कि हाँ अगर आगे भी कोई इन्वेंशन होता है एलिमेंट का तो हम इस स्लॉट में उसको डाल सकते हैं। तो उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स, वर्टिकल मतलब सीधी, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी, तो 7 हॉरिजॉन्टल रॉस, उसको पीरियड्स बोलते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स
जो भी बनाया गया उसको ग्रुप्स बोलते हैं। और एलिमेंट थस अरेंज्ड शो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक साइज, वैलेंसी, कैपेसिटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हम एक ही पीरियोडिक टेबल से और उनके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास से उनकी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उनकी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज, उनका एसिडिक कैरेक्टर, उनका बेसिक कैरेक्टर और उनकी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, हम सब कुछ जान सकते हैं सिर्फ एक ही चीज से, एटॉमिक नंबर। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हमारे लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुआ। तो इसलिए जो पीरियोडिक टेबल जिन बच्चों को याद नहीं है, तो आप कम से कम कैल्शियम मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक याद कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अप टू कैल्शियम ही आते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप 20 तक याद रखेंगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से वैलेंस याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है उस एलिमेंट का, तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रहा है तो आपको लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स बचा है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना वैलेंसी है, उससे उससे और जितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा लास्ट शेल में बच रहा है उससे हम चार्ज डिसाइड करेंगे कि मैग्नीशियम कौन सा चार्ज शो करेगा, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज शो करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम प्लस चार्ज शो करेंगे, मेटल्स होंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो हम नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, तो हम नॉन मेटल्स कहलाएंगे। तो ये सब सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, वो है अगर आपका पीरियोडिक टेबल आपको याद हो। तो आप 20 तक थॉरोली याद करके रखिए, तो आपका बहुत हेल्पफुल होगा ये सारी चीजों को करने के लिए, जानने के लिए। तो यहाँ तक का था मेरा पूरा वीडियो। आपको अगर बाकी सारे इन पे मैंने अलग अलग भी वीडियो बनाए हैं, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल्स बनाया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बनाया है, तो आप मेरे चैनल में जाके दूसरे भी साइंस रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। एंड एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्लीज आप अपने एग्जाम्स पे फोकस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो वापस मेरे पास आइए।